एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज की क्लास का टॉपिक रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लास 11 में हमारे टाइम पे क्लास 11 में आते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें होता था फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। उसके अलावा बीकॉम में भी आपको फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने को मिलता है। उसके साथ साथ बीबीए के भी फर्स्ट ईयर में हमें क्या मिलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक यूनिट मिलता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? एक स्टेटमेंट, अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसके बारे में, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, उसके अलावा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आपके बिजनेस की। तो प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए आप क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, उसके अलावा P&L अकाउंट बनाओगे, और ये आपको क्या बताएंगे कि बिजनेस के पास कितना प्रॉफिट है या कितने लॉस में आपका बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए क्या करोगे, बैलेंस शीट बनाओगे। और बैलेंस शीट से आपको क्या पता चलेगा कि आपके बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, उसके अलावा क्या लायबिलिटीज आपके बिजनेस की। क्लियर है? यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास क्या क्या आता है, इनकम स्टेटमेंट जिसमें होता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट। उसके अलावा आता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसके अंदर होता है बैलेंस शीट। अब देखिए फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं। अभी मैंने जो आपको बताया, प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए आप क्या बना रहे हो, ट्रेडिंग बना रहे हो, P&L बना रहे हो। फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए आप क्या बना रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो। तो उन दोनों के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए जो अकाउंट्स हमने बनाए उनको हम क्या बोल रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स बोल रहे हैं। क्लियर है? तो ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, सारी की सारी बिजनेस ट्रांजेक्शंस क्या होंगी, सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड होंगी। यानी कि आप क्या करोगे, जर्नल एंट्री करोगे। उसके बाद इनको क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे किसमें, लेजर में, और इनको बैलेंस करोगे। यानी कि आप क्या कर रहे हो, लेजर पोस्टिंग कर रहे हो। फिर आप क्या करोगे, जब लेजर पोस्टिंग हो जाता है उसके बाद आप क्या करोगे, फाइनल अकाउंटिंग क्या रहेगा, लास्ट स्टेज है अकाउंटिंग साइकिल का। अकाउंटिंग साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले हम ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस होती है उनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। नॉन मॉनेटरी को हम इग्नोर करते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड नहीं होती है बिजनेस में। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप जर्नल एंट्रीज कर दोगे। जर्नल एंट्रीज के बाद आप लेजर पोस्टिंग करोगे। क्लियर है? तो ऐसे करके क्या करते हैं, आप एक अकाउंटिंग साइकिल को फॉलो करते हो, और उस अकाउंटिंग साइकिल में सबसे बाद में क्या करोगे, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे। क्लियर है? तो फाइनल अकाउंट्स आपको किसमें हेल्प कर रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जानने में। उसके अलावा ये क्या होता है, कंपलसरी होता है फाइनल अकाउंट्स बनाना। हर बिजनेस के लिए क्या है, कंपलसरी अपना ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। हर बिजनेस क्या करेगा, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद क्या करेगा, अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा और पब्लिश करेगा। ठीक है? तो फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हो आप, ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके फाइनल अकाउंट्स को बनाते वक्त। सबसे पहले तो अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जानना है आपको। तो अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए आप क्या करते हो, फाइनल अकाउंट्स बनाते हो। फिर अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए आप क्या करते हो, फाइनल अकाउंट्स बनाते हो। अब थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का काम करते हैं, किसके लिए, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए। और यूजर्स कौन है, ऑनर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स मतलब इंटरेस्टेड पार्टीज, कोई और इंटरेस्टेड पार्टी है इनके अलावा। तो उन सब के लिए क्या है, एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का काम करता है फाइनल अकाउंट्स। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब अब आपका जो ऑनर रहेगा उसको किस में इंटरेस्ट रहेगा, बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस में। क्लियर है? क्रेडिटर्स को किस में इंटरेस्ट रहेगा, क्रेडिटर्स क्या चाहेंगे, क्रेडिटर्स क्या चाहेंगे, उनको जानना है कि बिजनेस की लायबिलिटीज क्या है, बिजनेस इन फ्यूचर इंटरेस्ट पे कर पाएगा कि नहीं, लोन वापस रिपेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स को जानना है कि आपके बिजनेस की आने वाले सालों में कितनी ग्रोथ होने वाली है, क्या क्या आप मार्केट में आपका क्या शेयर रहेगा आने वाले कुछ सालों में। क्लियर है? अब है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो अभी तक हमने पढ़े ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस का आपको पता है। अगर आपको प्रॉफिट जानना है बिजनेस का तो आपको फाइनल अकाउंट्स पढ़ने पड़ेंगे।
उसके अलावा अगर आपको जानना है बिजनेस लॉस में चल रहा है कि नहीं तो आपको फाइनल अकाउंट चाहिए। फिर उसके अलावा बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है तो आपको फाइनल अकाउंट चाहिए। तो सबसे पहले स्टेक होल्डर इंफॉर्मेशन, दीज अकाउंट्स एनेबल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स या फिर और कोई इंटरेस्टेड पार्टीज है उनको बताता है बिजनेस की हेल्थ के बारे में। तो ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर इंटरेस्टेड पार्टीज को बिजनेस का स्टेटस जानना है तो क्या चाहिए, उन्हें फाइनल अकाउंट चाहिए। और इसकी इंपॉर्टेंस किसके लिए हो सकती है, लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए, यानी कि रेगुलेटरी पर्पस, जैसे कि टैक्स फाइल करना है आपको, तो टैक्स के लिए आपको क्या चाहिए, फाइनल अकाउंट्स चाहिए ताकि आप टैक्स कंप्यूटेशन कर पाओ। फिर है मैनेजमेंट कंट्रोल। अब मैनेजमेंट कंट्रोल से हमारा मतलब क्या है, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, उनका काम क्या होता है, उनको डेटा चाहिए होता है, किसके लिए, इंटरनल कंट्रोल के लिए या फिर फ्यूचर की प्लानिंग के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है अगर मैनेजर्स को, जो भी आपके मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग है उसको क्या चाहिए, फाइनल अकाउंट्स चाहिए टू प्लान फॉर द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस। कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर्स, अगर आपको कंपेयर करना है किसके साथ में, अपने पिछले रिकॉर्ड्स के साथ में, यानी कि कंपैरिजन विद इन दूसरा हो सकता है कंपैरिजन विद कॉम्पिटिटर्स। क्लियर, कंपैरिजन विद इन, आपका बिजनेस आपको जानना है कि इस साल मैंने इतनी सेल्स की है तो पिछले साल मेरी कितनी सेल्स थी, उससे पिछले साल कितनी सेल्स थी, और जो भी प्रॉफिट है मेरा बिजनेस का वो इस साल बढ़ा है कि घटा है, मुझे ट्रेंड जानना है अपने प्रॉफिट का। या मुझे जानना है कि मेरे जो बिजनेस है उनमें अभी लायबिलिटीज जो है वो बढ़ते जा रही है, एसेट्स का क्या स्टेट, मुझे कंपेयर करना है अपने बिजनेस को कि आज के साल में मेरा बिजनेस पिछले सालों से बेहतर है कि नहीं है। वो कैसे कर पाऊंगी, जो मेरे पास फाइनल अकाउंट्स होंगे इस साल के, पिछले साल के भी, उससे पिछले साल के भी, तो मैं क्या कर पाऊंगी, कंपेयर कर पाऊंगी। फिर लिमिटेशंस क्या हो सकती है फाइनल अकाउंट्स की, हिस्टोरिकल डेट है सबसे पहले तो, क्योंकि ये हो चुकी है ट्रांजेक्शन्स पास्ट में और अब आप इनको चेंज तो कर नहीं सकते हो, है ना। अब आप क्या कर सकते हो, इनको चेंज नहीं कर सकते। ये सब हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है जो पास्ट में हो चुकी है, फ्यूचर में आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो। जो ट्रांजेक्शन हो गई है वो हो गई है, वो अगर हो चुकी है, अभी आप उसमें कोई चेंज नहीं लेकर आ सकते हो। नॉन फिजिकल फैक्टर्स नॉट इंक्लूडेड, यानी कि गुडविल, एम्प्लॉय का मोराल, ये सब आप क्या करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड ही नहीं करते। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हो। नॉन मॉनेटरी को आप क्या करते हो, कंप्लीटली इग्नोर कर देते हो। क्लियर है। रिस्क ऑफ मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट करने का चांस होता है, जिसको हम विंडो ड्रेसिंग के नाम से भी बुला सकते हैं। क्या कर सकते हो आप, इनको मैनिपुलेट कर सकते हो अपने अकाउंट्स को। क्यों, क्योंकि आपको क्या दिखानी है, आपकी इंटेंट क्या है, क्या इंटेंशन रहेंगी आपकी, ताकि आप क्या प्रेजेंट कर पाओ, एक फेवरेबल डेटा प्रेजेंट कर पाओ सबको। आप क्या दिखा पाओगे, बिजनेस बहुत अच्छा है, भले ही आपका बिजनेस लॉस में जा रहा हो। अकाउंटिंग बेसिस ऑफ अजम्पशंस, अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन अजम्पशंस पे बनते हैं अकाउंट। समटाइम्स दीज अजम्पशंस मे बी रॉन्ग, कभी कभी अजम्पशंस रॉन्ग भी हो सकती है। क्लियर है, जैसे कि हमारे अजम्पशंस ये ना कि सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, नॉन मॉनेटरी को नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अभी गलत भी हो सकता है, कभी कभी क्या होता है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस में इंपैक्ट कर रही हो बिजनेस की परफॉर्मेंस को। उसके अलावा आप क्या अज्यूम करते हो कि आपका जो बिजनेस है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए सर्वाइव करने वाला है इन फ्यूचर, क्योंकि गलत भी हो सकता है अगले ही साल आपका बिजनेस बंद होने वाला हो, या आप शट डाउन करने का, खुद ही आप शट डाउन करने का प्लान कर रहे हो, लेकिन ये सब अज्यूम करके आप क्या करते हो, अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हो। क्लियर है, आप क्या करते हो, अपने अकाउंट्स को कुछ अजम्पशंस के बेसिस पर मेंटेन करते हो। उसके अलावा जैसे हम बोलते हैं ना कि सेपरेट एंटाइटी कॉन्सेप्ट होता है कि प्रोप्राइटर या ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है। कभी कभी क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को ना यूज किया जाता है टू मैनिपुलेट अकाउंट्स, और टैक्स वगैरह बचाने के चक्कर में क्या करते हैं लोग, इसको यूज करते हैं कि मैं अलग हूँ, कंपनी अलग है, जो भी क्या कंपनी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, एक टर्म आते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, जहाँ पे क्या कहते हैं, वेल क्या होता है, घूंघट, पर्दा, वो पर्दा हटाकर देखा जाता है कि इन रियलिटी क्या, ऑनर और कंपनी एक ही है। तो जो कंपनी के नाम पर
गलत ट्रांजेक्शन्स की गई है वो एक्चुअल में किसने की है, ऑनर ने किया, और ऑनर क्या रिस्पॉन्सिबल है उस ट्रांजेक्शन्स के लिए। क्लियर है। फिर है ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये आपको क्या शो करता है, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स का जो रिजल्ट है वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है। डिफरेंस क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस। क्यों, ट्रेडिंग अकाउंट में हम एक साइड क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ जो भी आपने प्रोड्यूस किया उसकी जितनी भी कॉस्ट आएंगी वो सब इधर लिखेंगे आप लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे आप क्या लिख रहे हो, सेल्स लिख रहे हो। उसके अलावा आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो लिखोगे, सेल्स रिटर्न माइनस कर दोगे टोटल सेल्स में से। मैं अभी आपको फॉर्मेट बनाकर दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करता है टू शो द ट्रेडिंग रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस। एग्जांपल, ग्रोस प्रॉफिट अर्न किया आपने या ग्रोस लॉस हुआ है आपको। इट रिकॉर्ड्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस फर्म। जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के सिर्फ वही रिकॉर्ड किए जाते हैं इसके अंदर। जनरल एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस आर इग्नोर्ड एंड ओनली द ट्रांजेक्शंस इन गुड्स आर इंक्लूडेड। गुड्स से रिलेटेड जितनी ट्रांजेक्शन्स होती है वो कहाँ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। फिर ग्रोस प्रॉफिट का कभी कभी आप फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं होती, अगर आपको 2 मार्क्स में पूछ रहा है या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं उसमें अगर उसने ग्रोस प्रॉफिट निकलवाया है, अब वहाँ थोड़ी आप पूरा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाकर ड्रॉ करने वाले हो, नहीं। आपको क्या करना है, ग्रोस प्रॉफिट का क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो ये क्या आ गई, नेट सेल्स हो गई यहाँ पे आपके पास। इनमें से क्या कर दो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका टोटल माइनस कर दो, साथ में क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस कर दो। क्या निकल रहा है टोटल, फिर आपके पास ग्रोस प्रॉफिट निकल कर आएगा या फिर ग्रोस लॉस भी आ सकता है। पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते वक्त, क्या, फॉर कैलकुलेटिंग ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज, आपको किस लिए यूज करना है, या तो ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस निकालने के लिए आप क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट को यूज करोगे, लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटीज इसके अंदर आएंगी। उसके अलावा रिजल्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग और सेलिंग गुड्स की या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई चीज है तो ये आप ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करोगे। इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट का रहेगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, कौन से अकाउंट्स आते हैं, भाई जो रियल और पर्सनल में नहीं आते। रियल और पर्सनल में जो अकाउंट्स नहीं आते वो सब कहाँ आते हैं, नॉमिनल में आते हैं। उसके अलावा इसका रूल क्या रहता है, डेबिट किसको करोगे, सारे एक्सपेंसेस, जो भी घाटे वाली नुकसान वाली चीजें होंगी बिजनेस के वो सब यहाँ रिकॉर्ड कर दो, लॉस। क्रेडिट किसको करोगे, प्रॉफिट, गेन, इनकम। यही रूल किस में लगेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में लगेंगे। कोई भी फायदे की चीज रहेगी उसको आप क्रेडिट कर देना, कोई भी नुकसान वाली चीज रहेंगी, खर्चे वगैरह जो भी है बिजनेस के लिए वो सब किस में आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। क्लियर है। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जाओगे इसमें हम लेकर क्या लिखेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक आएगा। इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। हमारा इस साल का अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हुआ होगा, पिछला भी है 31 मार्च 2025 को। तो 31 मार्च 2025 को कुछ गुड्स आपके पास बच गए होंगे जो नहीं बिके होंगे, स्टॉक में पड़े हैं बस बिके नहीं, ये साल खत्म हो गया, इस साल नहीं बिके। अब वो क्या है, 1 अप्रैल को वही क्लोजिंग स्टॉक क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक बन गया। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, प्रीवियस पिछले साल का वो स्टॉक जो बिका नहीं, अनसोल्ड है। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक जो अनसोल्ड था उसको किस में लिखते हैं हम, क्लोजिंग स्टॉक में लिखते हैं। वही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक बन गया। फिर है परचेज। परचेज के अंदर कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स दोनों आएंगी। परचेज के अंदर कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, दोनों परचेज आप कहाँ लिखोगे, परचेज में लिखोगे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर वो आपको अलग अलग कभी कभी क्या करेगा, वो आपको आइटम्स दे देता है, उसके अंदर क्रेडिट परचेज, कैश परचेज, क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स अलग अलग लिख कर दे देता है कंफ्यूज करने के लिए। आपको ध्यान रखना है कि परचेज के अंदर कैश और क्रेडिट दोनों की दोनों ट्रांजेक्शन आएंगे। आप टोटल परचेज में से आप क्या करोगे, परचेज रिटर्न को माइनस कर दो, डिडक्ट कर दो, और रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, आउट किया आपने, आपके पास से बाहर चला गया। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपने कहीं से कुछ परचेज किया होगा, रॉ मटेरियल नहीं जमा या एक्स्ट्रा था, जो भी वजह थी आपने वो वापस कर दिया। तो टोटल परचेज जो आपने करी थी
मान लीजिए 10 लाख की करी थी, उसमें से 1 लाख आपने रिटर्न आउटवर्ड आपके पास से बाहर आपने वापस भेज दिया, बिजनेस से बाहर वापस भेज दिया जहाँ से खरीदा था। वो क्या हुआ, अब 10 लाख में से 1 लाख तो वापस ही भेज दिया, तो 9 ही लाख की परचेज हुई है इस साल। आप क्या करोगे, परचेज रिटर्न को माइनस कर दो टोटल परचेज में से। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज के लिए अगर गुड्स निकाली है तो भी, उसके अलावा गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्री सैंपल के लिए तो भी, क्योंकि परचेज में क्या आपके पास वही सारी गुड्स बची हुई हैं, आप सारी की सारी इसमें से माइनस कर दो। या फिर चैरिटी दे रहे हो आप किसी को, गुड्स में, गुड्स चैरिटी में दे दी, तो आप क्या करोगे, वो भी परचेज में से माइनस कर दोगे। फिर आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन सा होता है, ऑल दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड फ्रॉम द स्टेज ऑफ मेकिंग द गुड्स इन अ सेलेबल कंडीशन। वो सारे के सारे खर्चे जो कि गुड्स को बिकने लायक कंडीशन में लाने के लिए किए आपने, है ना। पहले आपने जो गुड्स थे वो बेचने की हालत में नहीं थे, उस सिचुएशन में नहीं थे, आपने कुछ ना कुछ में चेंजेस किए होंगे, रिफाइन किया होगा उनको, वो सारे के सारे खर्चे आप कहाँ लिख दोगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। इसमें आपके वेजेस हो सकते हैं, पावर लगी होगी, इलेक्ट्रिसिटी लगा होगा, फ्यूल लगा होगा, कुछ और चीज़ें खर्च की होंगी आपने, वो सारी कहाँ आएंगी। उसके अलावा कैरेज वगैरह किराया लगा होगा, वो सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। यानी कि वहां से और उसको बेचने तक बनाने के लिए जितना खर्चा आया, सेल्स के अंदर वही बात है, कैश और क्रेडिट दोनों इंक्लूड करोगे आप, उसके अंदर से माइनस कर दो क्या, सेल्स रिटर्न। आपने जैसे किसी को वापस भेजा, किसी ने आपको भी तो गुड्स वापस भेजे होंगे ना, जो वापस आए आपके पास, आपने बेच दिए थे लेकिन अब वापस आ गए, रिटर्न हो गए हैं, नहीं बिकी, वो क्या करोगे, माइनस कर दोगे टोटल सेल्स में से। फिर अमाउंट ऑफ सेल इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ सेल टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, देन डिडक्टेड फ्रॉम द सेल्स। अगर जो सेल्स का अमाउंट है उसके अंदर सेल्स टैक्स या वेट एडिड है तो उसको भी माइनस कर दो सेल्स में से। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अलग से यहाँ पे है बच्चे, है ना, ये फॉर्मेटिंग गलत हो गया। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, वो स्टॉक जो अनसोल्ड है एट द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर। अब कुछ स्टॉक इस साल के आखिर में भी बच जाएगा जो नहीं बिकेगा, तो 31 मार्च को हम उसको कहाँ लिख देंगे, वो स्टॉक जो नहीं बिका और पड़ा हुआ है, 31 मार्च को हम किस में लिखेंगे उसको, क्लोजिंग स्टॉक में लिख देंगे। अब ये थोड़ा कम क्लियर है, दिस वन इज मोर क्लियर। तो ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले, उसके बाद आएगा परचेज। परचेज में क्या, कोई भी अगर आप रिकॉर्ड करना भूल गए थे, ज़्यादा डिटेल्ड है, इतना डिटेल्ड आपको जनरली नहीं मिलता है। उसके अलावा परचेज रिटर्न है वो माइनस कर दो, प्राइवेट परचेजेस माइनस कर देना, गुड्स, ये सब, यानी कि परचेज जो कि टोटल परचेज है, क्रेडिट प्लस कैश परचेज में से आप क्या करो, गुड्स जो आपने परचेज रिटर्न कर दी है उनको माइनस कर देना। उसके अलावा ये सारे आइटम्स आप याद रखो। इसके अलावा जो भी आइटम रह जाते हैं वो सारे के सारे P&L में आते हैं। इसका फॉर्मेट सबसे इजी क्या है ना, ट्रेडिंग अकाउंट है। अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट याद कर लिया तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या एक लिमिटेड आइटम आता है, बस लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स आएंगे, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा आइटम नहीं आता, जो भी बच जाता है वो सब P&L में। इनके अलावा जो भी बच जाता है वो सब P&L में। तो इसका फॉर्मेट अगर आप याद कर लोगे कि ये सब आइटम्स हैं जो मुझे ट्रेडिंग में लिखने हैं, उसके अलावा जो भी बच जाएगा सब P&L में डाल देंगे, तो इससे इजी ट्रिक नहीं हो सकती आपके लिए। आपको क्या करना है, सिर्फ ये लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स को याद भी नहीं करना, आपको सिर्फ पढ़ना है एक बार, उसके बाद ये सब याद रहेगा आपको एग्जाम टाइम पे। तो जो भी बच जाएगा वो सारे के सारे कहाँ लिख दोगे आप, वो सारे के सारी चीजें कहाँ रिकॉर्ड होंगी, P&L में रिकॉर्ड होंगी। क्लियर है। फिर है सेल्स, जिसमें दोनों सेल्स आ जाती है, कैश प्लस क्रेडिट, माइनस सेल्स रिटर्न कर देना, लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक। अब टोटल में से इधर का बैलेंस कम रह गया, अगर इधर निकल रहा है तो क्या लिखोगे, ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर इधर का ज्यादा और इधर कम है तो इधर जो बैलेंस क्या बच रहा है वो लॉस निकल आएगा आपका। क्लियर है। अब एक और चीज है, इससे भी पहले आपको एक और चीज क्लियर करती हूँ। अगर आपके पास एक टर्म आती है वेजेस एंड सैलरी, फिर आती है वेजेस, फिर आती है सैलरीज, फिर है सैलरीज एंड वेजेस। सिर्फ सैलरीज अगर लिखा हुआ है तो कहां आएगा, सिर्फ सैलरीज अगर लिखा हुआ है तो आप कहां लिख दोगे, सिर्फ P&L में लिख देना। अगर वेजेस लिखा हुआ होगा तो ट्रेडिंग में रिकॉर्ड कर देना। ठीक है। वेजेस एंड सैलरी जब एक साथ लिख दिया उसने
इसका मतलब क्या है, वेजेस ज्यादा है, टोटल अमाउंट लिखा 10,000। अब आप ये मानकर चलना कि 10,000 में ज्यादा पोर्शन किसका, वेजेस का, सैलरीज का कम था, इसीलिए वेजेस एंड सैलरीज लिखा हुआ है। पूरे के पूरे को आप कहाँ लिख देना, ट्रेडिंग में लिख देना। क्लियर है? सैलरीज एंड वेजेस लिख दिया, इसका मतलब इस टोटल अमाउंट में से सैलरीज का पोर्शन ज्यादा है, इसीलिए इसको सैलरीज को आगे लिखा हुआ है। आप इसको कहाँ लिख देना, P&L में लिख देना। सिर्फ सैलरीज है तो P&L अकाउंट में आएगा, वेजेस है तो ट्रेडिंग में आएगा। इतना तो क्लियर है। फिर वेजेस एंड सैलरीज है तो ट्रेडिंग में, सैलरीज एंड वेजेस है तो P&L में। आगे का नाम देख लेना, आगे अगर वेजेस लिखा है तो ट्रेडिंग, आगे सैलरी लिखा तो P&L। क्लियर है? बस इतना ही था। अब देखो, इसमें है ओपनिंग स्टॉक दिया है उसने 60,000, परचेजेस दिए 2.5 लाख, परचेज रिटर्न है 15,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 35,000, सेल्स है हमारे पास 3,80,000, क्लोजिंग स्टॉक है 85,000। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है। इस तरफ लिखेंगे डेबिट, इधर लिखेंगे क्रेडिट। यहाँ पे आता है अमाउंट, यहाँ आता है पर्टिकुलर्स, क्लियर है? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है तो टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, 60,000। फिर है परचेज तो टू परचेज, सबसे पहले है 2.5 लाख। फिर उसमें से कितना डिडक्ट करोगे आप, लेस करो क्या, परचेज रिटर्न, स्पेस कम है मेरे पास तो सिर्फ PR करके लिख रहे हैं 15,000। यहाँ पे जो बैलेंस बचा उसको यहाँ लिख देना, ठीक है? फिर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसके अंदर वेजेस, फ्राइट वगैरह सब आ गया, तो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 35,000। उसके अलावा यहाँ लिखो आप बाय सेल्स, सेल्स में कोई सेल्स रिटर्न का आइटम नहीं है तो 3,80,000 यहाँ लिख दो। फिर है बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना है, 85,000। टू बैलेंस, बैलेंस टू ग्रोस प्रॉफिट, क्योंकि उधर का डेफिनेटली ज्यादा है बैलेंस, तो यहाँ पे आएगा ग्रोस प्रॉफिट। अब आप इसका टोटल करके दो मुझे, ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल कितना रहा और ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रोस प्रॉफिट कितना आया वो आप करिए, ठीक है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स दीजिएगा। बाकी अगर ये 5 मार्क्स में है तो ठीक है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ठीक है। 3 मार्क्स में तो भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बना देंगे क्योंकि सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है। अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, तो इतना बड़ा ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाऊंगी मैं क्या करूँ, ग्रोस प्रॉफिट में क्या करेंगे आप, ग्रोस प्रॉफिट में क्या करेंगे, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक कर दो सबसे पहले। तो उसमें से क्या, ओपनिंग स्टॉक परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल माइनस कर देंगे, यानी कि 3,80,000 प्लस 85,000। ये तो कौन सा हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्रेडिट वाला साइड था ना, राइट साइड में जो लिखा हुआ था उसका टोटल कितना बन रहा है, 4,65,000। उसमें से क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल 60,000 प्लस नेट परचेज थी ना 2.5 लाख माइनस 15,000 करेंगे तो 60,000 प्लस नेट परचेज प्लस 35,000 कितना निकल रहा है, 3,35,000। ग्रोस प्रॉफिट कितना निकला है, 1,30,000। आपका आंसर टैली हो गया। जो हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाया था उसी को हमने क्या किया, सिंपल फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लिया बजाय के ट्रेडिंग अकाउंट से कैलकुलेट करने के लिए। कब काम आता है आपको, जब आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो या ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, तो आप क्या करोगे, बजाय कि आप ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि वहाँ पे कोई फॉर्मेट चेक करने नहीं आ रहा है, आप क्या करोगे, 1 वर्ड में ऐसे आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, इजी, टाइम सेविंग है ये। अब देखिए P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट,
वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो समराइज करती है किसको, रेवेन्यूज, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस incurred during a specified या पर्टिकुलर पीरियड, पर्टिकुलर बल्कि आप इसको लिखो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, राइट, क्योंकि बिजनेस की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहीं से। फिर रिकॉर्ड्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज एबिलिटी और इनएबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग रेवेन्यू, रिड्यूसिंग कॉस्ट और बोथ। ये क्या करता है, समराइज करता है, आपको क्या करता है, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कंपनी की क्या कितनी काबिलियत है या नाकामी प्रॉफिट्स अर्न करने में। चाहे वो प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकती है, तो अपने रेवेन्यू या सेल्स को बढ़ाकर या फिर अपनी कॉस्ट कम या खर्चे कम करके, या फिर दोनों कि सेल्स भी बढ़ाए और खर्चे भी कम करे। किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, अगर आप कॉस्ट को कट डाउन करते हो या आप अपने सेल्स रेवेन्यूज को ज़्यादा जनरेट कर पा रहे हो, आप क्या कर पाओगे, प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। P&L मैनेजमेंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस मैनेजमेंट क्या होता है, रेफर्स टू हाउ कंपनी मैनेजर, कि कंपनी का जो मैनेजर है, हाउ कंपनी मैनेज, सॉरी मैनेजर नहीं, कंपनी कैसे मैनेज कर रही है प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट थ्रू इफेक्टिव रेवेन्यू एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। तो P&L मैनेजमेंट क्या होता है कि कैसे आप अपने रेवेन्यू और कॉस्ट मैनेजमेंट के थ्रू क्या कर रहे हो, अपने प्रॉफिट और लॉस को मैनेज कर रहे हो, है ना। क्या आपका टेक, आप प्रॉफिट्स को कम कर रहे हो या फिर लॉस को बढ़ा रहे हो अपने गलत डिसीजंस की वजह से, या इसका वाइस वर्सा हो सकता है कि आप अपने प्रॉफिट्स बढ़ा रहे हो, लॉस कम कर रहे हो, कैसे, रेवेन्यूज को बढ़ाकर, कॉस्ट को कट डाउन करके। क्लियर है। अब P&L अकाउंट और एक टर्म आती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले P&L अकाउंट क्या है, प्रीपेड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाते हैं, P&L अकाउंट के बाद P&L एप्रोप्रिएशन बनता है। P&L एप्रोप्रिएशन सबसे पहले बनता क्यों है, ये दिखाने के लिए कि पार्टनर्स के केस में बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये दिखाने के लिए कि पार्टनर्स ने प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है अपने बीच में, प्रॉफिट्स पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये कौन दिखाता है, P&L एप्रोप्रिएशन दिखाता है। तो P&L अकाउंट क्या दिखाता है, सिर्फ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो बिजनेस को हुआ है उसके ऑपरेशंस के बाद, वो कौन दिखा रहे हैं, P&L अकाउंट दिखा रहे हैं। नॉट प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट का कोई लेना देना नहीं होता, जबकि P&L एप्रोप्रिएशन को कैसे बनाते हो, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के बेसिस पर बनता है। P&L अकाउंट में मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल, इस साल का जो भी एक्सपेंसेस होंगे इसी साल के रेवेन्यू के अगेंस्ट आप चार्ज करोगे। इस साल के जो भी एक्सपेंसेस होंगे इसी साल के रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए वो खर्चे हुए हैं ना। फॉर एग्जांपल आपने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया है, तो इस साल के रेवेन्यू के लिए खर्च किया होगा वो, तो इसी साल के रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज करोगे आप। क्लियर है। लेकिन ऐसा नहीं है वो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेस जो आपने किया वो एक ही साल में फायदा दे रहा है, आने वाले कई सालों में फायदा देने वाला है वो आपको, तो आप क्या करोगे, आने वाले कई सालों में थोड़ा थोड़ा करके उस एक्सपेंसेस को अपनी बुक से राइट ऑफ करोगे, क्योंकि आने वाले कई सालों के लिए आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा, तो आने वाले कई साल के रेवेन्यूज के अगेंस्ट वो खर्चा क्या करेंगे, आप धीरे धीरे करके राइट ऑफ करोगे। एक साथ एक ही साल में राइट ऑफ नहीं करोगे, क्योंकि सिर्फ एक साल का रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रहा है वो खर्चा। क्लियर है। फिर है मैचिंग प्रिंसिपल नहीं फॉलो करोगे आप P&L एप्रोप्रिएशन में, मैचिंग का कोई लेना देना नहीं होता है। P&L अकाउंट के अंदर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहते हैं, एक्सपेंसेस हमेशा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, जितना एक्सपेंसेस हो रहा है सब रिकॉर्ड होंगे P&L में। P&L एप्रोप्रिएशन में सिर्फ प्रॉफिट है तो ही खर्चे नोट डाउन किए जाएंगे, अगर प्रॉफिट नहीं है तो वहीं छोड़ दो। फिर पार्टनर को सैलरी नहीं मिल रही है ना, अगर उसमें लिखा हो कि एप्रोप्रिएशन है, चार्ज नहीं है, तो वो सारी चीज़ें क्या रहेंगी, अगर प्रॉफिट होगा तो ही मिलेंगी वरना नहीं मिलेंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कमीशन है या पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट है, वो सब किस में आएगा, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। अभी लेकिन अगर उनकी एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि ये सारी की सारी चीज़ें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के जैसे ट्रीट करनी है, तो फिर प्रॉफिट हो या लॉस हो, सारे के सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करी जाएंगी, भले ही बिजनेस लॉस में जा रहा हो, सारे पार्टनर्स वो लॉस बियर करेंगे। क्लियर है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, P&L अकाउंट में क्या रहेगा, वो चार्ज रहेगा। P&L एप्रोप्रिएशन का एग्जांपल क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट होगा बिजनेस को तो कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, पार्टनर्स को नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा।
फिर आ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट के बीच का डिफरेंस। सबसे पहली बात तो हमें पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट का फॉर्मेट भी अलग ही है ना। जो कि सारे आइटम्स हम ट्रेडिंग में नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो सब P&L में रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, जबकि P&L अकाउंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस निकालते हैं। उसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट रिकॉर्ड करता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, P&L करता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। फिर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सेल, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट कॉस्ट, जबकि P&L अकाउंट के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम, टैक्स, नेट प्रॉफिट। फिर अगर ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कहाँ जाता है? P&L अकाउंट में चला जाता है, जबकि P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहाँ जाता है? कैपिटल अकाउंट में चला जाता है ना। फिर सबसे पहले क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है फिर P&L बनता है। तो वही पॉइंट बन गया कि P&L से पहले ट्रेडिंग बनता है, ट्रेडिंग के बाद P&L बनता है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फिर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस रहेगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स हम बेच रहे हैं उनकी टोटल कॉस्ट क्या है, उसके अलावा आपके बिजनेस की ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस क्या है। P&L क्या देगा आपको? ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, नेट अर्निंग्स क्या बिजनेस की, ओवरऑल जो बिजनेस की अर्निंग रहेगी उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है P&L अकाउंट। अब जो आइटम्स हमारे पास रिकॉर्ड करने के लिए जगह नहीं बचती है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, वो सारे हम कहाँ ले आते हैं? P&L में ले आते हैं। जैसे कि आपको पता है ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे सिर्फ सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आ रहा था, सेल्स रिटर्न आ रहा था या ग्रॉस लॉस आ जा रहा था, जबकि इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो बैलेंस है आपका, ये तो बैलेंसिंग फिगर रहेगा जो बाद में देखेंगे आप कैलकुलेट करके। बाकी जैसे डिस्काउंट रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव हुआ है, बैंक पे इंटरेस्ट है, आपको रिसीव हो रहा है, जो भी आपकी इनकम होंगी ना या फायदे की चीजें होंगी वो सब कहाँ आ रही है? क्रेडिट पे आ रही है, जिसमें ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से था? ट्रेडिंग अकाउंट से आया था आपका। ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग जो था वो यहाँ कहाँ आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट था तो इधर आएगा, कि ग्रॉस लॉस हुआ होता तो इस तरफ आता है ट्रेडिंग का बैलेंस। क्लियर है? डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन, बैंक इंटरेस्ट, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड मिला आपको शेयर्स पे, इंटरेस्ट अर्न किया डिबेंचर्स पे, प्रॉफिट है एसेट की सेल पे, वो सब कहाँ आ रहा है? P&L की क्रेडिट साइड पे आ रहा है। बाकी जो भी लॉस होगा, एक्सपेंसेस होंगे, सारे इधर आ रहे हैं। एंड में इस तरफ अगर बचा है तो नेट प्रॉफिट है, इधर बैलेंस बच रहा है तो नेट लॉस है। ठीक है, अब ये क्या है? किसी भी कंपनी ABC ट्रेडर्स का क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट देख के रखा है जो ट्रेडिंग से निकाला गया है, सैलरीज है, ऑफिस रेंट है, प्रिंटिंग, स्टेशनरी। पहले तो आपको ये देखना है कि इसमें से क्या क्या आएगा P&L के अंदर, क्या क्या नहीं आता है P&L के अंदर। ठीक है ना। तो सैलरी एंड वेजेस है, ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग, सब कुछ कहाँ आ रहा है? ट्रेडिंग P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे आ रहा है। उसके अलावा बैड डेट्स रिकवर्ड है या इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, ये सब कहाँ आ रहा है? P&L के क्रेडिट साइड पे आ रहा है। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आया? जो गिवन था, गिवन कहाँ से? ट्रेडिंग अकाउंट से निकाला गया ग्रॉस प्रॉफिट, उधर ट्रांसफर किया गया था। अब आपके पास जो बच जाता है वो नेट प्रॉफिट है 50,000। ठीक है, ये इजी क्वेश्चंस है। अब देखिए बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट क्या है? प्रिपेयर टू रिपोर्ट इन ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को रिपोर्ट करने के लिए बनाई जाती है एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में। किसी भी अकाउंटिंग ईयर के एंड में क्या बनाई जाती है? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी हो सकती है, वर्टिकल फॉर्म में भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आप हॉरिजॉन्टली बना रहे हो इसको या वर्टिकली बना रहे हो, है ना। अभी जो नया कॉन्सेप्ट आया उसमें क्या होता है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। जो नया फॉर्मेट है बिजनेस का, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, अ कॉर्पोरेशंस बैलेंस शीट रिपोर्ट्स इट्स, क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है बैलेंस शीट आपको? एसेट्स के बारे में, वो रिसोर्सेज जो एक्वायर किए पास्ट में बिजनेस ने, उन सारी एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्या होती है? ऑब्लिगेशन या फिर कस्टमर का डिपॉजिट है। उसके अलावा स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स का जो इक्विटी है ना। इक्विटी कैसे निकाल रहे थे आप? एसेट्स माइनस, अच्छा ये तो आपको पता होगा ना अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, नहीं पता? डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एसेट्स, यानी कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू इक्विटी आ जाएगा। बैलेंस शीट कैसे बैलेंस करते हैं? इस तरफ क्या होते हैं? एसेट्स, इधर आती है कैपिटल,
प्लस लायबिलिटीज, यानी कि इन दोनों का टोटल हमेशा एसेट्स के इक्वल रहेगा। बैलेंस शीट की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। क्या? फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर रिपोर्टेड एट द कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लैंड के अलावा बाकी सब पे क्या होता है, जो भी कॉस्ट है माइनस उसका डेप्रिसिएशन कर दो, वो जो बैलेंस बचता है वो हम बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। अब इफ दीज एसेट्स हैव इंक्रीज्ड इन वैल्यू, अगर वैल्यू इंक्रीज हो गई है, मान लीजिए कोई भी प्लांट है, प्रॉपर्टी है, कोई इक्विपमेंट है, रूल तो क्या कहते हैं, हर साल कोई ना कोई वैल्यू उसकी कम होती चली जाती है, उस पर हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं हर साल। पिछले आज मैंने गाड़ी खरीदी है 10 लाख की, अगले साल बेचने जाऊंगी तो 10 लाख में नहीं बिक रही, 8 लाख में बिक रही, 2 लाख कहाँ गए, डेप्रिसिएशन मान लेंगे। फिर उसके अगले साल वही गाड़ी 5 लाख में जा रही, 3 लाख डेप्रिसिएशन हो जा रहा है। अगर मैं मार्केट में जाके देखूँ तो मुझे पता चल रहा है कि एग्जैक्टली मेरी जो भी एसेट है उसकी वैल्यू एक्चुअल में बढ़ गई है, घटी नहीं है। लेकिन क्या मैं वो बढ़ी हुई वैल्यू लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती हूँ। मैं हर साल क्या करूँगी, डेप्रिसिएशन लगाकर घटी हुई वैल्यू ही लिखूंगी मैं। द फेयर वैल्यू इज नॉट रिपोर्टेड। फेयर वैल्यू तो फिर आई ही नहीं बिजनेस के अंदर, हमने बैलेंस शीट में तो एग्जैक्ट वैल्यू तो लिखी ही नहीं। फिर हमने तो एक डेप्रिसिएशन डिसाइड कर लिया, भाई 10% डेप्रिसिएशन लगाना है हर साल, 10% लगाए जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, एग्जैक्ट पिक्चर तो बिजनेस की आई नहीं रही है कहीं पे भी। कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कह रहा है, जिस कॉस्ट पे आपने परचेज किया था एसेट को, जिस कॉस्ट पे आपने परचेज किया था वही कॉस्ट आपको रिकॉर्ड करनी है, और उसी कॉस्ट पे हर साल क्या करना है, आपको डेप्रिसिएशन लगाते हुए चले जाना है। अब क्या है, ये क्या है, एग्जैक्ट पिक्चर या फेयर पिक्चर नहीं देता है आपके बिजनेस की। Also, brand names and trademarks may have significant value but can't be reported on the balance sheet unless they were acquired in a business transaction. कभी कभी क्या होता है, आपके बिजनेस की भी तो वैल्यू होती है ना, इंपॉर्टेंस होती है मार्केट में, उसका एक नाम है, रेपुटेशन है, लेकिन क्या आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो? क्या आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपको पता है मार्केट में आपकी बिजनेस की 10 लाख की तो गुडविल है आपके बिजनेस की, नहीं, जब तक उससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, है ना। आपने खरीदी है गुडविल तो अलग बात है, आप रिकॉर्ड कर लोगे, वरना आप रिकॉर्ड ही नहीं करोगे। ब्रांड्स हो सकते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं जिनकी एक्चुअल में एक वैल्यू है मार्केट में, लेकिन आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे बैलेंस शीट में। तो ये क्या होती है, लिमिटेशंस होती है बैलेंस शीट की, कि आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है, जैसे कॉलिंग एरियर्स होंगी, वो जो अमाउंट है जो शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया है कॉल्स पर, है ना। आपने कंपनी में क्या किया, आपने बोला कि कॉल्स, आपने क्या किया, रेज कर रहे हो आप शेयर पे, शेयर कैपिटल रेज कर रहे हो, एप्लीकेशन अमाउंट आ गया, अलॉटमेंट आ गया, फर्स्ट कॉल की आपने, सेकंड कॉल की, शेयर होल्डर ने दोनों ही कॉल्स नहीं भेजी, उधार चल रहा है ना आपका शेयर होल्डर पर, फिर भेजेगा, अभी नहीं भेजा, फ्यूचर में भेजेगा, लेकिन अभी के लिए क्या है, वो एरियर्स, वो आपको रिसीव नहीं हुए हैं। तो क्या करोगे, आपको ये ट्रायल बैलेंस में देख के रखा होगा, ये डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल में से इसको डिडक्ट करना है लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में, और फिर क्या फाइंड आउट करना है, पेड अप कैपिटल, जो एक्चुअल कैपिटल आपके पास अभी है, जो आपके बिजनेस में है अभी, आपको वही फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, जितनी कैपिटल आपने कॉल की है उसमें से आप माइनस कर दो कॉल इन एरियर्स को, आपके पास क्या आ जाएगा, पेड अप कैपिटल आएगा, और आपको बैलेंस शीट में पेड अप कैपिटल ही दिखाना है, लेकिन ये माइनस करके दिखाना है कॉल इन एरियर्स। इफ ट्रायल बैलेंस शोज ओनली द पेड अप कैपिटल एंड कॉल्स इन एरियर्स आर गिवन इन एडजस्टमेंट, the amount is first added to the paid up capital to show the called up capital, then deducted again so that the paid up capital can be shown in the outer column. Sorry, समझ आया? मान लीजिए आपको पेड अप कैपिटल ही कैलकुलेट करके दी हुई है। पेड अप और कॉल्ड अप कैपिटल में क्या फर्क है? कॉल्ड अप कैपिटल कंपनी ने मंगवाया 100 रुपए, है ना। मान लीजिए एरियर कितना है कॉल्स पे, 10 रुपए, 10 रुपए आए ही नहीं, तो अभी आपके पास एक्चुअल में कितना पैसा है बिजनेस में, 90 रुपए, क्योंकि 100 मंगवाए थे, 10 तो आए ही नहीं। आपने मांगे 100 थे, लेकिन लोगों ने 90 दिए, 10 रुपए अभी भी नहीं आए आपके, तो आपके पास कितने बचे हुए, अभी 90 ही हैं। तो ये आपकी क्या है, पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल आपने मांगा था, कितना कॉल किया था, कितना मांगा था, 100, मिला कितना, पेड अप कितना हुआ, कितना मांग है आपके पास, 90। तो आपको क्या करना है, अगर ट्रायल बैलेंस में कॉल्ड अप कैपिटल दिए और कॉल इन एरियर्स दिए, आप क्या लिखोगे, कॉल्ड अप कैपिटल लिखोगे बैलेंस शीट के अंदर नोट्स में, माइनस कॉल इन एरियर, फिर बैलेंस बचता है पेड अप कैपिटल, वो पेड अप कैपिटल आप
जो बाहर का फाइनल कॉलम रहता है ना उसमें लिखोगे। मान लो ट्रायल बैलेंस में पहले ही पेड अप कैपिटल दिया हुआ है, कॉल इन एरियर्स नीचे दिखा रखा है एडजस्टमेंट्स में कि ये कॉल इन एरियर्स थी और पेड अप हमारे पास ये आया माइनस करने के बाद। फिर से पूरा प्रोसेस करना, आप पहले कॉल्ड अप कैपिटल निकालना, कॉल्ड अप को लिखना, फिर उसमें से एरियर्स माइनस करना, फिर पेड अप में लिखना। क्लियर है? उसके लिखे हुए से नहीं जाना, पूरा प्रोसेस रहेगा। पहले आप कॉल्ड अप कैपिटल लिखोगे, फिर उसमें से एरियर्स माइनस करोगे, फिर जो आया टोटल पेड अप कैपिटल उसको बाहर लिखोगे नेट कॉलम में रुपीस। समझ आया? फिर है अनक्लेम्ड डिविडेंड, अमाउंट ऑफ डिविडेंड नॉट कलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स फ्रॉम द कंपनी। कंपनी से शेयर होल्डर्स ने कलेक्ट ही नहीं किया, डिविडेंड आ चुका है, शेयर होल्डर्स ने नहीं लिया। आइटम इज ऑलवेज शोन ऑन द क्रेडिट साइड पे दिखाया जाता है ट्रायल बैलेंस के। ये क्या रहेगा? लायबिलिटी साइड में दिखाना बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के अंदर, क्योंकि आपने अनाउंस कर दिया है, जनरेट कर दिया, आ गया है, बस शेयर होल्डर लेने नहीं आया, तो आज या कल में वो ले जाएगा पैसा। तो ये क्या आपकी करंट लायबिलिटी है, जब तक वो नहीं लेकर गया आपकी लायबिलिटी है ये पैसा, जैसे वो ले जाएगा आप हटा दोगे, खत्म हो जाएगी आपकी लायबिलिटी, है ना। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमने पढ़ा है, कंपनी अकाउंट्स में। कंपनी अकाउंट्स में 12, 13, 14 शायद क्लासेस लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसकी एक प्लेलिस्ट है कंपनी अकाउंट्स के नाम से ही। क्लास 12 का सिलेबस भी सेम है उसका। उसके अलावा आपके ग्रेजुएशन में भी अगर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आ रही है तो वही सेम ही है, एग्जैक्ट वही फॉर्मेट रहेगा। बीपीए में भी सेम ही रहेगा, है ना, वही ट्रांजेक्शन है, वही फॉर्मेट है, वही बैलेंस शीट्स वगैरह सब सेम है। तो ये हो चुका है, तो उसके अंदर मैंने फॉरफिटेड शेयर्स कराया। फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिट करना, कब्जा लेना, किस चीज़ को कैप्चर कर लिया आपने 100 रुपये मांगे थे, शेयर होल्डर ने 90 ही दिए, 10 रुपये नहीं दिए, आपने बार बार नोटिस भेजा सबका लिए नहीं दे रहा वो। अब क्या करोगे? उसके 100 रुपये भी कैंसिल कर दोगे सारे के सारे, आप 90 रुपये कब्जा कर लोगे, जब्त हो जाएंगे उसके 90 रुपये, उसको वापस भी नहीं मिलेंगे। अब वो पैसे किसके हैं? कंपनी के हैं। क्लियर है? 100 रुपये की कंपनी दोबारा शेयर इशू कर देगी, लेकिन अभी के लिए 90 रुपये कब्जा कर लिया कंपनी ने, रिफंड नहीं करेगी। तो ये क्या है? क्रेडिट साइड में दिखेगा ट्रायल बैलेंस में फॉरफिटेड शेयर्स, जिसको आप कहाँ दिखाओगे? शॉन ऑन द लायबिलिटी साइड में दिखाओगे बैलेंस शीट के। कहाँ पे? पेड अप जो कैपिटल नहीं थी आपकी उसमें ऐड करके दिखाओगे इसको। ठीक है? फिर आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपने शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए होंगे, जिस प्रीमियम पे इशू करते हैं उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम कहते हैं। सिक्योरिटीज क्यों? सिक्योरिटीज होती हैं शेयर कैपिटल में जो हम इशू कर रहे होते हैं ना, शेयर्स इशू किया, वो क्या है? सिक्योरिटीज, काइंड ऑफ सिक्योरिटी है, उसके ऊपर आपने प्रीमियम रिसीव किया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है। और इसके लिए एक अकाउंट बना होता है जिसके अंदर ये सारा अमाउंट या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है प्रीमियम से रिलेटेड, तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हो गया। अब इसको कहाँ दिखाता है? लायबिलिटी साइड में दिखाता है बैलेंस शीट में, किस हेडिंग के नीचे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं किसको? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को दिखाएंगे। तो एसेट्स के अंदर क्या रहेंगे हमारे पास? करंट एसेट रहेंगी जिनको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर? कैश में। विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो? इनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर हमारे पास होती है नॉन करंट या लॉन्ग टर्म एसेट्स, जिनको एक साल से ज्यादा टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट होने में। ठीक है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल्स, उसके अलावा इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस सब कहाँ आते हैं? करंट एसेट्स में आते हैं। लायबिलिटीज में क्या आएगा? करंट लायबिलिटीज होंगी, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स होगा, बैंक का कुछ लोन वगैरह या फिर जो इंटरेस्ट आप पे करने वाले हो, फिर रेंट, टैक्स, यूटिलिटीज, वेजेस जो अभी पे करनी आउटस्टैंडिंग है, उसके अलावा कस्टमर को प्रीपेमेंट्स करनी, या फिर जो भी डिविडेंड से रिलेटेड या अर्न एंड अनअर्न प्रीमियम से अभी क्या आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि उसके अगेंस्ट अभी आपने सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं किया है। शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होती है? शेयर होल्डर्स इक्विटी जैसे इक्विटी, सिर्फ इक्विटी भी बोल सकते हो आप। शेयर होल्डर्स इक्विटीज, बिजनेस के ओनर्स ने कुछ पैसा लगाया बिजनेस में, यानी कि शेयर होल्डर्स ने, उसको क्या कह रहे हैं? इक्विटी बोल रहे हैं, है ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कैपिटल बोल रहे हैं। शेयर होल्डर्स की इक्विटी है। शेयर होल्डर्स कौन है? ओनर्स है बिजनेस के। It is also known as net assets since equivalent to total assets of a company minus its liabilities. Retained earnings are net earnings of a company, either reinvests in the business or uses to pay shareholders or uses to
पे डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स। क्लियर है? रिटेन्ड अर्निंग्स को या तो आप बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दो, वो अर्निंग्स का पोर्शन जो आपने खर्च नहीं किया, आपने रख लिया है, इसको क्या कर सकते हो, बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हो। क्योंकि बिजनेस को ग्रो करने के लिए तो आपको फंड्स की या इनकम की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ से आएगी, बिजनेस के प्रॉफिट्स में से कुछ पोर्शन आप रख लोगे। अब क्या करोगे, इस प्रॉफिट को यूज नहीं करोगे कहीं पे, बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर दोगे या फिर रख लोगे इन फ्यूचर इन्वेस्ट करने के लिए। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये तो हमेशा से आता ही था, आपको पता है ना। कैपिटल, इसके अंदर नेट प्रॉफिट ऐड कर दोगे, ड्रॉइंग्स माइनस कर दो, या अगर लॉस हुआ है तो माइनस कर दो, प्रॉफिट हुआ है तो ऐड कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस, ये सब ये तो हमेशा से यूज करते हुए आए ना हम लोग ये वाला फॉर्मेट। तो नया फॉर्मेट भी आया एक, जिसमें कैसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज होती है, फिर शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके नीचे हम अलग अलग कैटेगरी बनाते हैं। क्या, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, फिर सेकंड शेयर एप्लीकेशन मैन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर थर्ड एंड नॉन करंट लायबिलिटीज के बाद करंट लायबिलिटीज, है ना। ये फॉर्मेट तो हम हमेशा से फॉलो करते आए हैं। नहीं, ये क्या है, नया फॉर्मेट। इससे पहले हम क्या करते थे, सीधा ऐसे करके बैलेंस शीट बनाते थे, इधर एसेट्स लिखते थे, इधर लायबिलिटीज लिख देंगे, कैपिटल लिख देंगे, ठीक है। पहले हम ये करते थे, अब हम नया फॉर्मेट यूज कर रहे हैं जिसके अंदर ऐसे अलग अलग चीजें रिकॉर्ड हो रही होती है। सिर्फ एसेट्स नहीं लिख रहे, टेंजिबल, इनटेंजिबल, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, फिर नॉन करंट आ जाएंगे, फिर फिक्स्ड एसेट्स है, लॉन्ग टर्म लोन अदर, फिर करंट एसेट्स अलग है जिसके अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसके अंदर जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज आएंगी, कैश है या कैश इन हैंड है या बैंक बैलेंस है, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ जाएंगे। अगर अब क्या हर एक के लिए अलग अलग कैटेगराइज कर दे, ज्यादा क्लासिफाइड पिक्चर प्रोवाइड करता है ये फॉर्मेट। जैसे कि बैलेंस शीट का नया फॉर्मेट है तो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट का भी नया फॉर्मेट है, ठीक है। ये है बैलेंस शीट का नया फॉर्मेट जिसके अंदर हम एसेट बैलेंस शीट की जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो इस तरीके से करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फिगर्स एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, यानी कि इस साल के शुरू में जो भी बैलेंसेस थे और इस साल के आखिर में जो रहेंगे वो सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे इसके अंदर। पहले हम ऐसा नहीं करते थे, जब हम अपनी बैलेंस शीट को ऐसे बना रहे होते थे ना, सिर्फ इस साल के फिगर्स को रिकॉर्ड कर रहे होते थे। अब क्या होता है, हमारे पास प्रीवियस और इस साल के क्लोजिंग दोनों एक साथ होते हैं, तो इजी हो जाता है कंपैरिजन करना कंपनी का पिछले सालों के साथ भी और इस कंपनी का दूसरी कॉम्पिटिटिव कंपनीज के साथ में भी कंपैरिजन क्या होता है, इजी हो जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।